हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके चैनल श्री विद मयंक पे। मैं मयंक आपके लिए लेके आया हूँ 2024 यूपीएससी डिटेल सॉल्यूशन। ये पार्ट 2 है। पार्ट पहले में 1 से लेके 25 तक क्वेश्चन करवाए, इसमें 26 से लेके 50 तक क्वेश्चन करेंगे फिर नेक्स्ट पार्ट में। तो आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन द इंडिया वे और वाई भारत मैटर्स पुस्तकों के लेखक हैं? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए भूपेंद्र यादव, बी नलिन मेहता, सी शशि थरूर, डी सुब्रमण्यम जयशंकर। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सुब्रमण्यम जयशंकर। सुब्रमण्यम जयशंकर एक भारतीय राजनयिक तथा राजनीतिक विशेषज्ञ हैं जो 2019 से भारत सरकार में विदेश मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। ठीक। द इंडिया वेज स्ट्रेटेजी फॉर अनसर्टेन वर्ल्ड 2020 एंड वाई इंडिया मैटर्स 2024, इन दोनों की रचनाएं उन्होंने की हैं। ठीक। तो ये हो गया वाई मैटर्स अनसर्टेन एंड वाई मैटर्स भारत। दूसरा क्वेश्चन है 27वां नंबर। देश और समाचार में रहने के कारण अर्जेंटीना सबसे खराब आर्थिक संकट, सूडान देश में नियमित सेना और अर्धसैनिक बलों के मध्य युद्ध, तीसरा तुर्की नाटो के अपनी सदस्यता निरस्त कर दी। इसमें बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। इसमें केवल एक युग्म, केवल दो युग्म, सभी तीन युग्म, कोई युग्म नहीं। इसमें हो जाएगा सही जवाब केवल दो युग्म। अर्जेंटीना विश्व में मुद्रास्फीति दर के अनुभव के कारण देशों करने वाला देश है। एक दशक से ज्यादा समय से आर्थिक अस्थिरता, बढ़ती निर्धनता के बाद अर्जेंटीना एक बार पुनः आर्थिक पतन के कगार पर पहुंच गया है। तो अर्जेंटीना में क्या हो गया? आर्थिक संकट हो गया। तो पहला वाला सही है। दूसरा, सूडान की सेना अर्धसैनिक बलों के बीच संघर्ष आरंभ होने के बाद खार्तूम में कम से कम 185 लोग मारे गए, 28 लोग घायल हो गए। तो ये भी सही हो गया, अर्धसैनिक और सेना के बल चल रहा है। 1992 में नाटो का सदस्य बना। फिर इसके बाद क्या किया? तुर्की नाटो सदस्य के बीच विभिन्न मुद्दों में तनाव असहमति रही, लेकिन तुर्की नाटो से बाहर नहीं हुआ। उसमें दिखाया बाहर हो गया, इसमें बाहर नहीं हुआ। कब जुड़ा था? 1992 में। ठीक। 1949 को नाटो की स्थापना हुई थी। अगला सुमेड 28वां क्वेश्चन है। सुमेड पाइपलाइन यूरोप को जाने वाले फारस की खाड़ी के तेल और प्राकृतिक गैस नौभार शिपमेंट के लिए एक राजनीतिक मार्ग है। कथन है सुमेड पाइपलाइन लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। इसमें बताना है कौन उपयुक्त कथन संबंध लिखित कौन सा सही है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। दूसरा, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है किंतु कथन 2 कथन 1 की व्याख्या नहीं करता। तीसरा है कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है। चौथा है कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। तो इसमें हमारा जो सही जवाब हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए, दोनों सही है और व्याख्या भी करते हैं। सुमेड स्वेज नहर एंड सुमेड पाइपलाइन फारस की खाड़ी में कच्चे तेल तथा पेट्रोलियम उत्पादों तथा तरलीय प्राकृतिक गैस एलएनजी नौभार हेतु उत्तरी अमेरिका के लिए राजनीतिक मार्ग है। स्वेज नहर और सुमेड पाइपलाइन मिस्र में स्थित है। लाल सागर भूमध्य सागर को जोड़ती है। ठीक है, वही आपको पता सिलेंड पेनिनसुला हो गया, तो ये वहीं पे, तो दोनों सही है। अगला क्वेश्चन, लाल सागर में किसी भी रूप में बहुत कम वर्षा होता है। वर्षा होता है। लाल सागर में नदियों का जल प्रवेश नहीं करता है। इसमें आपको बताना है कौन से ऑप्शन सही है कौन से गलत है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आपके दोनों सही है। कैसे सही है वो भी हम देखते हैं। आपको पता है लाल सागर में सुएज नहर स्थित है दक्षिण पूर्व में लगभग 1200 मील पे, 1390 किलोमीटर। यहाँ से बाबल मंडेप की एक वो क्या है सकरी जो खाड़ी होती वो बताते हैं क्या कहते हैं स्ट्रेट। तो जल संधि है बाबल मंडेप जो हमारे क्या करती है अरब अदन की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ता है। लाल सागर ये हो गया। लाल सागर में बहुत कम वर्षा होती है, हालांकि प्रागैतिहासिक काल में करार करते संकेत मिलता है कि यहाँ अधिक मात्रा में वर्षण होता था। ठीक। अगला हो गया आपका हो गया विकल्प
लाल सागर नदियों में प्रवेश नहीं होता। लाल सागर में नदियों में जल प्रवेश नहीं होता। अगला प्रश्न है, लाल सागर में किसी भी रूप में बहुत कम वर्षा होता है। दूसरा, लाल सागर में नदियों में जल प्रवेश नहीं होता। ऑप्शन है केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। तो इसमें आपको सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। कैसे? लाल सागर आपको पता है मिस्र की सुएज नहर से दक्षिण पूर्व की ओर लगभग 1200 मील पे है। ये बाबल मंडेब एक क्या है, जल डमरू मध्य जिसको जल संधि बोलते हैं, एक सकरा क्षेत्र जो अदन की खाड़ी और फिर अरब सागर जुड़ता है। लाल सागर में बहुत कम वर्षा होती है, लेकिन प्रागैतिहासिक काल में कहा जाता है कि यहाँ पर बहुत अधिक वर्षा होती थी, ऐसे संकेत मिलते हैं। लाल सागर में नदियों का जल प्रवेश नहीं होता। ठीक है, बहुत कम वर्षा होता है, लेकिन वाष्पीकरण का क्षति अधिक होती है। इसका मुख्य कारण अदन की खाड़ी है। बाबल मंडेप जल डबरू मध्य के पूर्वी चैनल के माध्यम से होने वाला अपवाह है। पर्यावरण संरक्षण एजेंसी, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जनों का सबसे बड़ा स्रोत है? किसका? सल्फर डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा स्रोत है उत्सर्जन का। ऑप्शन से अपने जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करने वाले इंजन, इनको लोकोमोटिव बोलते हैं। बी जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करने वाले जहाज। सी अयस्कों से धातुओं का निष्कर्षण। डी जीवाश्मों ईंधनों का उपयोग करने वाले विद्युत संयंत्र। इसमें आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। कौन सा? डी सही हो जाएगा, जीवाश्मों से ईंधनों का उपयोग करने वाले विद्युत संयंत्र। ठीक। SO2 सबसे बड़ा क्या है, स्रोत है विद्युत संयंत्रों अन्य औद्योगिक सुविधाओं द्वारा जीवाश्म ईंधन का दहन है। SO2 उत्सर्जन में छोटे छोटे स्रोतों से अयस्क से धातु निष्कर्षण जैसी औद्योगिक प्रक्रिया, ज्वालामुखी जैसे प्राकृतिक स्रोत, रेल इंजन, जहाज व अन्य भारी उपकरणों में उच्च सल्फर सामग्री वाले ईंधन का दहन है। तो डी सही है, ऑप्शन है। 31वां क्वेश्चन है आपका, यदि संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए अपने ऋण पर चूक करता है तो यूएस ट्रेजरी बॉन्डों के धारक भुगतान प्राप्त करने के लिए अपने दावों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। दूसरा कथन है, यूएसए सरकार ऋण कोई मूर्त हार्ड मतलब परिसंपत्ति द्वारा समर्थित नहीं है, बल्कि केवल सरकार के विश्वास से समर्थित है। तो इसमें आपको बताना है क्या सही है और कौन गलत है। ऑप्शन ए कथन एक कथन दो दोनों सही है। कथन दो कथन एक की सही व्याख्या भी करता है। कथन एक कथन दो दोनों सही है, किंतु कथन दो कथन एक की व्याख्या नहीं करता। सी कथन एक सही है किंतु कथन दो सही नहीं है। डी कथन एक सही नहीं है किंतु कथन दो सही है। इसमें आपको बताना है कौन सा सही है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, कथन एक सही नहीं है किंतु कथन दो सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका अपने ऋण पर चूक करता है तो उस स्थिति में अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड के धारकों को भुगतान प्राप्त करने के लिए अपने दावों को प्रयोग करने के लिए विधिक अधिकार होगा। कथन एक गलत हो गया। अमेरिकी सरकार का ऋण तथा ट्रेजरी बॉन्ड विल नोट शामिल है किसी भी विशिष्ट हार्ड परिसंपत्ति द्वारा समर्थित नहीं है, इसके बजाय यह अमेरिकी सरकार पूर्ण विश्वास और साख द्वारा समर्थित है। कथन डी सही है। सामूहिक उधार बहु उधारदाताओं के मध्य उधारकर्ता के चूक का जोखिम बढ़ाता है। और कथन है, सामूहिक ऋण से एक नियत राशि, एक मुफ्त निधि को बोलते हैं, निधि हो सकती है किंतु ऋण व्यवस्था नहीं हो सकती, इसको बोलते हैं क्रेडिट लाइन। इसमें बोल रहा है ऑप्शन ए कथन एक कथन दो दोनों सही है। कथन एक दो एक की व्याख्या भी सही करता है। कथन एक और कथन दो दोनों सही है किंतु कथन दो कथन एक की व्याख्या नहीं करता है। कथन एक सही है किंतु कथन एक सही दो की सही नहीं है। कथन एक सही नहीं है किंतु कथन दो सही है। इसमें आपको बताना है सही जवाब। इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा सी। कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ठीक है। सामूहिक उधार दो या दो अधिक बैंकों द्वारा उधारकर्ताओं को दिया जाता है, जिसे प्रतिभागों के रूप में जाना जाता है। एकता ऋण समझौते द्वारा नियंत्रित होते हैं तथा ऋण आमतौर पर एक बैंक एक एजेंसी द्वारा बैंकों द्वारा समुदाय की ओर प्रशासित किया जाता है। सामूहिक उधारदाताओं के समूह एक समूह द्वारा किए जाते हैं जो प्रमुख उधारकर्ता जैसे कि फर्म, व्यक्तिगत पहल सरकार को ऋण देने के लिए मिलते हैं।
ठीक, तो पहला है ये देखिएगा, सामूहिक उधार मुख्य उद्देश्य उधारकर्ता के डिफॉल्ट जोखिम को कई उधारदाताओं, बैंकों, संस्थान, निवेशकों, फंड, पेंशन फंड, हेज फंड में वितरित करता है। कथन एक सही है। नियत राशि एकमुश्त नीति ऋण व्यवस्था हो सकती है, तो आपका दूसरा गलत हो गया। आरबीआई द्वारा अपनी मौद्रिक नीति के अनुरूप जारी की गई राष्ट्रिक सॉवरेन मुद्रा, डिजिटल मुद्रा के बारे में बोलना है। आरबीआई तुलन पत्र, इसको बैलेंस शीट बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट बोलते हैं, पर देयता रूप में दिखाई देता है। यह अपने डिजाइन से मुद्रास्फीति विरुद्ध बीमाकृत है। यह वाणिज्यिक बैंक मुद्रा एवं नकदी के लिए स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय है। इसका सही जवाब हो जाएगा केवल 1 और 2, बी 1 और 3, सी 2 और 4, डी 1, 2 और 4। इसमें आपको बताना है क्या सही है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 और 4। डिजिटल रुपया क्या होता है? डिजिटल रुपया वो होता है जो मुद्रा डिजिटल मुद्रा स्तर पर किसी मुद्रा जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध हो, किस रूप में उपलब्ध हो। डिजिटल रुपया आभासी मुद्रा होता है, वास्तविक नहीं होता। भौतिक मुद्रा के समान ये उद्देश्य पूरा करते हैं, लेकिन जैसे कि हम लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, क्या है, पैसे ही पूरा करते हैं, लेकिन हमारे पास उसमें नोटें नहीं होती। ये डिजिटल मुद्रा हो गई। केंद्रीकृत डिजिटल मुद्रा आरबीआई द्वारा प्रत्यक्ष रूप में विनियमित किया जाता है, जो कि पारंपरिक मुद्राओं से जुड़ी स्थिरता विश्वास को बनाए रखता है। डिजिटल टोकन के रूप में डिजिटल मुद्रा विद्यमान मुद्रा प्रतिनिधित्व करती है। डिजिटल मुद्रा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति के अनुरूप जारी की गई एक संप्रभु मुद्रा है। कथन सही है। तुलन पत्र में देयता के रूप में दिखाई देता है, उसे मूल वर्ग में जारी किया जाता है। इससे वर्तमान कागजी मुद्रा सिक्के जारी किए जाते हैं, ये भी सही है। ये अपने डिजाइन के कारण मुद्रास्फीति विरुद्ध बीमाकृत नहीं है। ठीक, तो ये तीसरा गलत हो गया हमारा। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है डिजिटल मूलतः भौतिक रुपए जैसा ही है, केवल डिजिटल रूप में। आपको पता है कि सारा काम वही करता है, लेकिन बस हमारे पास होता नहीं है। ठीक, तो हमारा 1, 2 और 4 सही होगा। सॉरी। प्राचीन भारत के संदर्भ में गौतम बुद्ध को सामान्यतः निम्नलिखित में से किन उपनामों से जाना जाता है? हमारे ऑप्शन हैं न्यायपुत्र, दूसरा शाक्य मुनि, तीसरा तथागत। इसका सही है केवल 1, बी 2 और 3, सी 1, 2 और 3, डी उपयुक्त में से कोई भी गौतम बुद्ध का उपनाम नहीं है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा सही है। तो सही हो गया आपका बी 2 और 3। क्यों? क्योंकि न्यायपुत्र किसका है? महावीर को न्यायपुत्र बोलते हैं। तो प्राचीन ग्रंथों महावीर को न्यायपुत्र या न्यास का पुत्र कहा जाता है। मूल वंश में संदर्भित है। कहता इसका संस्कृत अनुवाद होता है ग्रात्य के रूप में किया जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म लगभग 6 से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व लुम्बिनी, कपिलवस्तु, शाक गणराज, कौशल साम्राज्य में माना जाता है। अब नेपाल में मृत्य कुशीनगर में, मल गणराज एंड मगध साम्राज्य जो कसिया भारत में बौद्ध धर्म संस्थापक थे। ठीक, बाकी इनके बारे में पढ़ लेना, वही सब लिखा हुआ। इनकी माता का नाम, माता कुलमाता, कैसे कैसे नाम लिया, इनके नाम है तो नाम दिया। शाक्य मुनि, शाक्य वंश के ऋषि कहा जाता था। बौद्ध धर्म में सबसे अधिक भागवत प्राय है, भगवान के रूप में वर्णित किया जाता। तथागत के रूप में भी संबोधित किया जाता है। इसका अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो इस प्रकार आया हो, ऐसा व्यक्ति जो इस प्रकार चला गया हो सकता है। निम्नलिखित सूचनाओं पर विचार कीजिए। पुरातात्विक स्थल, राज्य विवरण। चंद्रकेतु उड़ीसा, व्यापार बंदरगाह शहर। इनाम गांव महाराष्ट्र, ताम्रपाषाण स्थल। मंगळू केरल, महापाषाण स्थल। सालीहुंडम आंध्र प्रदेश, शैलकृत गुफा मंदिर। उपयुक्त में से कौन सी पंक्तियों में दी गई सूचनाएं सही सुमेलित हैं? ऑप्शन है केवल 1 और 2, बी 2 और 3, सी 3 और 4, डी 1 और 4। इसमें आपको बताना है कौन सा सही है। तो इसमें आपको सही हो जाएगा इनाम गांव महाराष्ट्र और मंगळू केरल, ये दोनों सही हैं। बाकी तो बी और 2 और 3 सही हो जाएगा। चंद्रकेतु भारत के पश्चिम बंगाल में 24 परगना में स्थित है। इनाम गांव भारत के महाराष्ट्र में स्थित है। केरल मंगळू नया खोजा गया प्रागैतिहासिक स्थल है। ठीक है। मंगळू महास्मारकों में 5 समुच्च भूमि क्षेत्र में 18 कठोर संकुल
अपरिकृष्ट या ट्राइड खंड शामिल हैं। ठीक, तो कौन इनाम गांव महाराष्ट्र में हो गया। ठीक है, ये एक तरीके से ताम्रपाषाण युगीन थी। चंद्रकेतु आपका पश्चिम बंगाल पुरातात्विक स्थल है जो महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र है। ठीक, तो इस वजह से वो गलत हो गया, बंदरगाह बता रहा था। और केरल आपका मंगलू, ये हो गया। ठीक, आंध्र प्रदेश में श्रीकुलम है, सालीमुंडम गांव जो वंशधारण नदी के तट पर स्थित है, उस समय प्रसिद्ध पुरातात्विक उत्खनन में प्राचीन बौद्ध बस्ती के साक्ष्य के रूप में मिला। तो इस वजह से मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित शासकों में से किसने पुर्तगालियों को भटकल में एक किला बनाने की अनुमति दी थी। भटकल में किसने किला बनाने की अनुमति दी थी। ऑप्शन है केवल कृष्णदेवराय, बी नरसिम्हा सालू, सी मोहम्मद शाह, डी यूसुफ अब्दाली। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन ए कृष्णदेवराय। भटकल कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में दक्षिणतम छोर पर स्थित है, जो शराबी नदी दक्षिण तट पर स्थित है। शराबी नदी दक्षिण, ऐसा कहा जाता है कि भटकल नाम संत भट्ट आ कलंका के नाम पे पड़ा है, जो 9वीं शताब्दी में यहाँ रहा करते थे। ठीक है, भारत में पुर्तगालियों का आगमन साथ भटकल चर्च में रहा। वास्को डी गामा के समय ही भटकल के सरदार पुर्तगाली शासकों को टैक्स देते थे। ठीक, कृष्णदेवराय ने 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों को यह किला बनाने की अनुमति प्रदान की थी। अगला है हमारे पास कॉर्नवालिस द्वारा राजस्व संग्रहण के संदर्भ में लिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। राजस्व संग्रहण रैयतवाड़ी बंदोबस्त के अधीन एक किसानों को फसल खराब होने या प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राजस्व भुगतान की छूट दी गई थी। ठीक है, छूट जैसा तो कहीं कुछ होता ही नहीं था। बंगाल स्थायी बंदोबस्त के अधीन तथा जमींदार नियत तिथि तथा उससे पहले राज्य को राजस्व भुगतान करने में विफल था, उसकी जमींदार हटा देता है। केवल 2 सही है, अच्छा सही हो गया केवल 2। कॉर्नवालिस राजस्व संग्रह रैयतवाड़ी बंदोबस्त खराब प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राजस्व छूट नहीं दी जाती थी। 1790 में जमींदारों को कर चुकाने में 10 वर्षीय समझौता किया गया। 1793 में इसे स्थायी समझौता बना दिया गया। इसे भूमि स्वामी जमींदार उसे बेच सकता था, गिरवी सकता था, हस्तांतरित कर सकता था, लेकिन अधिकारी दायित्वों के साथ भूमि को विरासत में प्राप्त कर सकते थे। लेकिन 1794 में शुरू किए गए सूर्यास्त विधि के तहत किसी निश्चित तिथि को सूर्यास्त तक देकर भुगतान नहीं किया गया तो वह सरकार अपने कब्जे में फिर ले लेगी और किसी और को नीलाम करके दूसरे को दे देती थी। उपनिषदों में कोई नीति कथा पैरम्बल नहीं है। उपनिषदों की रचना पुराणों से पहले हुई थी। ठीक है, इसमें बताना कौन सा सही है। केवल 1 बी, केवल 2 सी, 1 और 2 दोनों डी, ना तो 1 ना ही 2। तो इसमें सही जवाब आपका क्या हो जाएगा। इसमें सही जवाब हो जाएगा केवल 2। ठीक, उपनिषदों की जो रचना है वो कब हुई थी, पुराणों से पहले हो गई थी। ठीक, 2 पक्षियों की नीति कथा को पैरम्बल उल्लेखनीय उपनिषदों से प्राप्त होता है, कथन एक सही नहीं है। भारतीय धार्मिक इतिहास दर्शन में रहस्यवाद की शुरुआत उपनिषदों के संकलन काल से हुई है, जो 5वीं और 7वीं ईसा पूर्व के बीच की गई है। पुराणों के प्रथम संस्करण की रचना संभवतः 3री सदी में हुई है, तो इसी वजह से पहले हो गया उपनिषद। 5वीं 7वीं सदी के बीच में बताया। अगला क्वेश्चन है, भारत इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल का सदस्य है। चावल और दूसरा है चावल गेहूं के निर्यात व आयात के लिए किसी देश को इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। इसमें आपका सही जवाब है केवल 1। कौन सा, केवल 1 इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल का सदस्य है। इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल अंतर सरकारी संगठन है। इसके निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं: अनाज व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, विश्व खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देना और बाजार की स्थिरता में योगदान देना, निष्पक्षता को बढ़ावा देना, पारदर्शिता को बढ़ावा देना। भारत इंटरनेशनल ग्रेन्स का काउंसिल सदस्य है। ठीक है, प्रत्येक सदस्य को अनाज, चावल, तिलहन और औसत व्यापार के आधार आयातक और निर्यातक के रूप में नामित किया जाता है।
चावल गेहूं को निर्यात आयात करने के लिए किसी देश को इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। इसमें क्या लिखा है, आवश्यक होना जरूरी है, उसमें लिखा है आवश्यक होना जरूरी नहीं है। किसके लिए, चावल और गेहूं के निर्यात के लिए। यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत की सूची में निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम समावेश है? ए छऊ, दुर्गा पूजा, बी सी गरबा नृत्य, डी कुंभ मेला। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा नवीनतम कौन सा है यूनेस्को समावेश, तो वो है आपका गरबा नृत्य। ठीक, ये हो गया गरबा अनुष्ठान भक्ति नृत्य जो हिंदू त्योहारों में नवरात्रि के अवसर पर किया जाता है, नारी शक्ति या ऊर्जा हित समर्पित है। 2023 में गुजरात का गरबा नृत्य है। छऊ 2010 में हुआ था, दुर्गा पूजा 2021 में हुआ था, कुंभ मेला 2017 में हुआ था। साहेल में अस्थिरता, साहेल रीजन में अस्थिरता, बिगड़ती सुरक्षा स्थिति विद्यमान है। हाल ही में साहेल क्षेत्र कई देशों में सैन्य कब्जा तख्तापलट हुआ है। कथन एक और दो दोनों सही है। कथन एक दो एक की सही व्याख्या भी करता है। कथन एक और कथन दो दोनों सही है, किंतु कथन दो कथन एक की व्याख्या नहीं करता। कथन एक सही है किंतु कथन दो सही नहीं है। कथन एक सही नहीं है किंतु कथन दो सही है। इसमें बताना है हमें कौन सा ऑप्शन सही है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों सही है। साहेल रीजन में अस्थिरता और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति विद्यमान है, सही है। कई देश सैन्य कब्जा तख्तापलट हुआ है, ठीक है। नाइजर, बुर्किना फासो, चाड, माली, मॉरिटानिया, सेनेगल क्षेत्र में क्या है, ये साहेल क्षेत्र है। ठीक, इनके राजनीतिक अस्थिरता जातीय तनाव का साक्षी रहा है। साहेल रीजन वही है सहारा मरुस्थल उसके बीच का जो एरिया है, लैंड एरिया और सहारा मरुस्थल के बीच में जो एक रीजन पड़ता है उसे साहेल रीजन बोलते हैं। नाइजीरिया एक राजनीतिक उथल-पुथल का सामना कर रहा है, वहां सेना ने सरकार का तख्तापलट भी किया है, लोकतांत्रिक रूप में निर्वाचित सदस्य को हटाकर वहां अपना नियंत्रण कर लिया है। तो दोनों सही हो गए। संयुक्त राज्य अमेरिका से सेब आयात नहीं करता, भारत संयुक्त राज्य अमेरिका से सेब आयात नहीं करता। कथन दो, भारत में विधि अनुसार समक्ष प्राधिकारों को अनुमोदन के बिना आनुवांशिक रूप से खाद्य के आयात पर प्रतिषेध है। बताना है कौन से सही है। निम्नलिखित दो कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा सही है। कथन एक कथन दो दोनों सही है। कथन दो कथन एक की व्याख्या भी सही करता है। कथन एक और कथन दो दोनों सही है किंतु कथन दो कथन एक की व्याख्या नहीं करता। सी कथन वन एक सही है किंतु कथन दो सही नहीं है। डी कथन एक सही है किंतु कथन दो सही नहीं सही है। इसमें हमें सही जवाब देना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कथन एक सही नहीं है किंतु कथन डी सही है। ठीक, भारत 2 सितंबर 2023 में भारत द्वारा अमेरिकी सेब पर रिटेलिएटरी आयात शुल्क क्या किया गया, हटाने के बाद 3 महीने में सेबों की आयात 40 गुना बढ़ गई है। कथन एक सही नहीं है। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 द्वारा एफएसएसएआई की स्वीकृति के बिना जीएम खाद्य के आयात, उत्पादन, उपयोग, बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। कथन दो सही है। लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। लोकसभा का अध्यक्ष को हटाने का विचार कोई क्या है, विचाराधीन है, तब वह पीठासीन नहीं होगा, उसे बोलने का अधिकार नहीं होगा, वह संकल्प पर प्रथमता मत देने का अधिकारी नहीं होगा। ठीक है, तो हम इसमें देखो, इसमें लाइन याद रखना, प्रथमता, प्रथमता तो कौन सा पूछ रहा है, कौन से सही है सही नहीं है। तो पहला हमारा बिल्कुल सही है, पीठासीन नहीं होगा। दूसरा गलत है क्योंकि उसे एक संसद के रूप में, एमपी के रूप में बैठने और बोलने का अधिकार होगा। संकल्प का प्रथमता मत देने का अधिकार होता है, लेकिन जब कोई टाइप होगा उसमें देने का अधिकार खत्म हो जाता है। इसका कौन सा सही हो जाएगा, केवल एक, ऑप्शन ए सही है। भारत संविधान 96 के अनुसार लोकसभा किसी भी बैठक में जब अध्यक्ष उपाध्यक्ष उसके पद के हटाने का संकल्प विचाराधीन होता है तो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष उपस्थित रहने पर भी पीठासीन नहीं होगा। अनुच्छेद 95 खंड में उपबंध है कि लागू ऐसे ही लागू जैसे उस बैठक के संबंध में लागू होते हैं। इसमें यथास्थिति उपाध्यक्ष या अध्यक्ष अनुपस्थित है, तो बैठक में बैठेगा लेकिन वो क्या है, एमपी के फॉर्म पे बैठे पे।
अनुच्छेद 96(2) के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने का कोई भी संकल्प विचाराधीन है तो उसे लोकसभा में बोलने तथा कार्यवाही भाग लेने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 100 के में किसी भी प्रावधान के बावजूद ऐसा संकल्प ऐसी कार्यवाही के दौरान किसी अन्य मामले में प्रथमता मत देने का अधिकारी होगा, लेकिन समानता के मामलों पे उसे क्या है, मत देने का अधिकार नहीं है। 44वां नंबर क्वेश्चन, भारतीय संसद के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके विघटन हो जाने पर व्यवगत हो जाता है। दूसरा, लोकसभा द्वारा पारित एवं राज्यसभा में लंबित विधेयक लोकसभा में विघटन हो जाने पर व्यवगत हो जाता है। कोई विधेयक जिसके संबंध में भारत के राष्ट्रपति ने सदनों की संयुक्त बैठक आयोजित करने तथा आशय की सूचना दे दी है, उसे लोकसभा के विघटन हो जाने पर व्यपगत हो जाता है। इसमें बताना है हमें कौन सा सही और कौन सा गलत है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक, बी केवल एक और दो, सी 2 और 3, डी केवल 3। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 2 और 3। ठीक। अनुच्छेद 107 के अनुसार कोई भी विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत होकर लंबित रह जाता है तो वह सदन के विघटन के साथ ही व्यापकगत माना जाएगा। बिल्कुल सही है। 107(5) के अनुसार कोई विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत होकर पारित होता है लेकिन राज्यसभा में लंबित होता है तो उसे व्यापकगत माना जाएगा। क्यों? क्योंकि लोकसभा अगर भंग हो गई तो फिर वो पूरा क्या है, विधेयक बर्बाद हो गया, खराब हो गया। अनुच्छेद 108(5) के अनुसार इस अनुच्छेद के अंतर्गत संयुक्त बैठक आयोजित की जा सकेगी, उसमें विधेयक पारित किया जा सके, भले ही राष्ट्रपति द्वारा सदनों को उसमें बैठक में बुलाने के इरादे में अधिसूचना दिए जाने के बाद विघटन हो जाता है। तो कथन 3 सही नहीं है। भारत के संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी सदन के सत्रावसान के लिए मंत्रिपरिषद के परामर्श की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, सदन का सत्रावसान सामान्यतः सदन के अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के पश्चात किया जाता है, किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा उस सदन का सत्रावसान करने के लिए कोई वर्जन नहीं है जो सत्र में है। लोकसभा का विघटन भारत के राष्ट्रपति द्वारा असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर मंत्रिपरिषद का परामर्श से किया जाता है। इसमें बताना कौन सा सही है। केवल एक, बी केवल एक और दो, सी 2 और 3, डी केवल 3। तो इसमें आपको बताना है कौन सा सही है। तो आपको पता है पहला वाला गलत है, दूसरा और तीसरा सही है। ठीक, तो ये वाला सही है। क्यों सही है? राष्ट्रपति संविधान के 85 अनुच्छेद में राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय में स्थान तथा सत्र आयोजित करने का अधिकार देता है जिसे उचित समझे, किंतु सदन की अंतिम बैठक या अगले सत्र की बैठक के बीच में नियत तिथि के बीच में 6 महीने का अंतर नहीं होना, आपको पता है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की सिफारिश पर ही आयोजित करने की शक्ति प्रयोग करता है, खुद की शक्ति नहीं होती उस पर। ठीक, तो पहला गलत हो गया हमारा। सत्रावसान सामान्यतः सदन की बैठक निश्चित काल के स्थगित होने के बाद होता है। ठीक, ये आप देख लीजिएगा। अगला है निम्नलिखित, हाल ही में यूरोपीय सदन ने द नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट को मंजूरी दी। यूरोपीय संघ वर्ष 2040 तक कार्बन तटस्थ न्यूट्रलिटी प्राप्त करने का आशय रखता है, इसलिए उसका लक्ष्य उस समय तक सभी स्वच्छ प्रौद्योगिकी विकसित करना है। कथन 1 सही है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। कथन 1 कथन 2 दोनों सही है किंतु कथन 2 कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है। कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन 2 सही है। इसमें आपको बताना है कि यूरोपीय संसद का क्या रोल है। पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। ठीक, इसमें ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, हाल ही में यूरोपीय संसद ने विकार्बनीकरण के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकियों को यूरोपीय संघ से उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु नेट जीरो उद्योग अधिनियम मंजूरी दे दी है। 2040 ने 2050 तक जलवायु तटस्थ होने के लिए प्रमुख अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य बना रहा। हाल ही में वेनेजुएला अपने आर्थिक संकट से तेजी से उभरने में सफल हुआ है और अपने लोगों को दूसरे देश में पलायन प्रवास करने से रोकने में सफल हुआ है। वेनेजुएला विश्व के सबसे बड़े तेल भंडार है। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो पहला
कथन एक कथन दो दोनों सही है, कथन दो कथन एक की सही व्याख्या भी करता है, कथन एक कथन दोनों सही है किंतु कथन दो कथन एक की व्याख्या नहीं करता, सी कथन एक सही है किंतु कथन दो की सही व्याख्या, सॉरी कथन दो सही नहीं है किंतु कथन एक सही नहीं है किंतु कथन दो सही। इसमें आपको बताना है कौन सा सही है, तो ऑप्शन आपको कौन सा सही हो जाएगा, इसमें आपको ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा, डी। ठीक, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 2014 से 7.7 मिलियन से अधिक लोगों ने वेनेजुएला से क्या किया है, पलायन किया है। वेनेजुएला शरणार्थियों में संकट में लैटिन अमेरिका सबसे बड़ा विस्थापन संकट रहा, विश्व में सबसे बड़े संकटों में से एक है। 7.7 मिलियन लोगों में से लगभग 84% लैटिन अमेरिका और कैरेबियन में बस गए। ठीक, जो 2021 में वेनेजुएला में कच्चे तेल भंडार का सबसे 304 बिलियन बैरल के करीब पहुंच गया, जो विगत दशक में शुरुआत में बताए गए आंकड़े से 3 गुना से ज्यादा अधिक है। इस वजह से वेनेजुएला में विश्व भर में सबसे बड़ा कच्चा तेल निक्षेप होने का दावा किया है। डिजिटल इंडिया में भूमि आधुनिकीकरण कार्यक्रम में संदर्भ में इसरो ने तय केंद्र सरकार का 100% वित्त पोषण है। इस योजना के अंतर्गत भूमि संपत्ति या कैडस्ट्रल मानचित्र डिजिटलीकरण से किए जाते हैं। स्थानीय भाषा में उपबंध अधिकार अभिलेखों को भारत संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी भाषा में लिप्यंतरित करने की पहल की गई है। ऑप्शन से केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी 1 और 3, डी 1, 2 और 3। बताना कौन सा सही है। इसका सही जवाब हो जाएगा डी, 1, 2 और 3 तीनों सही है। केंद्र सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित है। ठीक है, 1 अप्रैल 2016 को यह क्या हुई थी, पुनः डिजाइन किया गया था, साथ ही से केंद्रीय क्षेत्र की योजना बना दिया गया। ठीक, भूमि संपत्ति मानचित्रों को डिजिटलीकरण किया गया। इसके प्रमुख घटकों और गतिविधियों में से एक है भूमि प्रशासन में भाषाई बाधाओं की समस्या का समाधान करने के लिए सरकार ने सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडैक पुणे में तकनीकी सहयोग से स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध अधिकारों के अभिलेखों के संवैधानिक अनुसूची ठीक 8 में 22 भाषाओं में किसी एक में लिप्यंतरित करने की पहल की गई है। ठीक, सभी भाषाओं में अवेलेबल रहेगा। भारत प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह योजना किसी सरकारी स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में गर्भावस्था की दूसरी और तीसरी तिमाही में महिलाओं को प्रसव पूर्व चिकित्सा देखभाल सेवाओं के लिए न्यूनतम पैकेज तथा प्रसवोत्तर 6 महीने की स्वास्थ्य चिकित्सा देखभाल सेवा की गारंटी प्रदान करती है। दूसरा, इस योजना के अंतर्गत कुछ विशिष्टताओं वाले निजी क्षेत्र स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रदाता स्वेच्छा से नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। इसमें आपको बताना है कौन सा सही है। इसका सही हो जाएगा केवल 2। ठीक, सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान ठीक है, PMSMA का शुभारंभ प्रत्येक माह की 9 तारीख को गर्भवती महिला दूसरी और तीसरी तिमाही को निश्चित दिन सुनिश्चित व्यापक गुणवत्ता प्रसव पूर्व देखभाल प्रदान करने के लिए किया गया था। अभियान के एक भाग के रूप में शहरी ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में सरकारी सुविधाएं PSC, CSC, NDS द्वारा शहरी स्वास्थ्य सुविधाएं आदि गर्भवती महिलाओं को दूसरी और तीसरी तिमाही में प्रसव पूर्व देखभाल सेवाओं का न्यूनतम पैकेज प्रदान किया जाता है। लेकिन यह योजना किसी भी सरकारी सुविधा के प्रसव के 6 माह बाद स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान नहीं करती है। कथन एक इस वजह से गलत हो गया। ठीक, तो उसमें लिखा है कि 6 माह के बाद भी स्वास्थ्य चिकित्सा सेवा की गारंटी प्रदान करती है, गलत हो गया। दूसरा है निजी स्वैच्छिक डॉक्टरों की सहभागिता से PMS राष्ट्रीय पोर्टल में मोबाइल एप्लीकेशन विकसित करता है, जिससे आप जाकर किसी भी नजदीकी में स्वास्थ्य सुविधाओं को आप प्रदान कर सकते हैं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना में नामांकन के लिए प्रवेश आयु वर्ग 21 से 40 वर्ष है। दूसरा, लाभार्थी द्वारा आयु विशिष्ट अंशदान किया गया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 3,000 रुपये प्रतिमाह न्यूनतम पेंशन प्राप्त होगी। पारिवारिक पेंशन पति पत्नी अविवाहित पुत्रियों पर भी लागू होगी। इसमें आपको बताना है कौन सा सही है।
ए केवल 1, 3 और 4, बी 2 और 3, सी केवल 2, डी 1, 2 और 4। इसमें सही जवाब हो जाएगा केवल 2 और 3। तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पीएमएसवाईएम योजना 18 से 40 वर्ग के लिए असंगठित श्रमिकों के लिए एक स्वैच्छिक अंशदायी योजना है, जिसमें अधिकतम मासिक 15,000 रुपये या उससे कम। कथन एक सही नहीं है। इसमें आवेदकों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 55 रुपये से लेकर 200 रुपये प्रति माह के बीच मासिक अंशदान प्रदान करना होगा। आवेदक को 60 वर्ष की आयु प्राप्ति के बाद पेंशन राशि का दावा कर सकता है। यह 50-50 के अंशदान वाली स्वैच्छिक अंशदानी योजना है। इसमें आयु विशिष्ट आधार पर लाभार्थी द्वारा निर्धारित अंशदान किया जाएगा, उसके समान केंद्र सरकार द्वारा अंशदान किया जाएगा। तब 50 आधा तुम जमा करोगे, आधा केंद्र सरकार देगी, और इसके बाद 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद आपको 3,000 रुपये प्रति माह क्या करेगी, वो पेंशन देगी। यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो उसके जीवन साथी को 50% प्राप्त करने का हकदार होगा। इसके तहत पारिवारिक पेंशन केवल जीवन साथी को ही मिलेगी, अविवाहित बेटियों पर लागू नहीं होती है। तो कथन 4 सही नहीं, सिर्फ जीवन साथी को 50% मिलेगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट हम कल लेके आएंगे, तक आप एक बार देख लीजिए, और जो भी गलतियां हों उनको जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगले वीडियो में उनको सुधार करेंगे। थैंक यू सो मच।